बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजे आपस में ही भिड़ गए। विवाद था आपसी और इसके बाद एक दूसरे पर दोनों ने फायरिंग कर दी। एक भांजे विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा भांजा जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, इस पूरे मामले पर और जानकारी दीजिए कि मामला दरअसल क्या था। आपसी रंजिश थी, दुश्मनी थी पहले से? दो भांजे ही हैं नित्यानंद राय के जिसमें इस तरह का टकराव हुआ है कि ये हिंसक हो गया। बिल्कुल, देखिए, ये दो अपने भाई थे और दोनों जो है नित्यानंद राय के सगे भांजे हैं। मतलब नित्यानंद राय उनके अपने मामा हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इनके आपस में काफ़ी पुराना इनका विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, संपत्ति का विवाद था और जिसमें आज जो है वो लगातार इनमें आए दिन दोनों में केस मुकदमे भी हो रहे थे, दोनों में झगड़े भी हो रहे थे। और आज जो है वो पानी को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों का घर आसपास में है, सटा हुआ घर है। पानी को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद जो है दोनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चला दी। एक भाई के पैर में गोली लगी है और उनकी मां को भी गोली लगी है। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दूसरे भाई को जो गोली लगी वो उनके लिए घातक साबित हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें से एक भाई की मृत्यु हो गई, दूसरा भाई जो है वो घायल है। और जो घायल है भाई, उसकी माँ को भी गोली लगी है, जो कि नित्यानंद राय की अपनी बहन हुई, तो वो भी अस्पताल में अभी भर्ती हैं। तो ये मामला कोई अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। ये मामला बेसिकली पारिवारिक विवाद का मामला है, संपत्ति विवाद का मामला है, जिसमें दो सगे भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई है। लेकिन ये मामला पर हम रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं या इस पर सबकी नज़र इसलिए है क्योंकि ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अपने भांजे हैं, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जिसके कारण से सबकी निगाहें इस घटना पर गई हैं। जी, इसके बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा आपसी रंजिश तो है, लेकिन क्राइम और अपराध है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई बात और इस तरह का झगड़ा था कि एक दूसरे पर भाइयों ने गोली चलाई, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। धन्यवाद आपका प्रभाकर। लेकिन नित्यानंद राय के भतीजे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और इसमें अब और तफ्तीश हो रही है और इसमें घायल भी हैं लोग, अभी भी अस्पताल में भी हैं। आगे बढ़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को संघ के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। उन्होंने एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में दोनों को संघ की शाखा में जाने की सलाह दी है। जैसे एक सेना के हमारे वीर जवान अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी अगर देश हित के लिए उनको अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो कभी पीछे नहीं रहेंगे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके बारे में श्री राहुल गांधी जी या श्री अखिलेश यादव जी बहुत अल्पज्ञानी हैं, इसलिए इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देते हैं। इसीलिए मैं उनको सलाह देता हूं कि संघ की शाखा में जाए। वहाँ रोक नहीं है कि वो कांग्रेस वाला है, वो सपा वाला है, वो बसपा वाला है, वो टीएमसी वाला है, वो रजत वाला है। वहाँ रजत बन करके नहीं जाइए, संघ के स्वयंसेवक बन करके जाइए। तो संघ के सेवक बनने की बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात नागपुर की ही कर लेते हैं। नागपुर में एक हिंसा हुई जिसके बाद अब नागपुर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। विवादित पोस्ट से नागपुर में माहौल बिगड़ गया है, जिसके बाद 230 अकाउंट्स पर साइबर सेल की नज़र है। 4 एफआईआर में अब तक 50 लोग नामजद हैं। 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। बांग्लादेशी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हम लोगों ने कितने अकाउंट्स को लोकेट किया है इस पूरे मामले में, कितने जो अकाउंट्स है वो ट्रैक किए जा रहे हैं, जो एफआईआर है उसमें कितने आरोपी सामने आए हैं, कितने आरोपियों को और ढूंढना है, क्योंकि साइबर में जो जिस तरीके से हम ढूंढते हैं बहुत पेचीदा काम होता है। अब तक कितने लोग जो हैं वो हमें ट्रैक हो चुके हैं। अभी 230
प्रोफाइल्स हमने आइडेंटिफाई की है, जिससे रिलेटेड हमने माहिती जानकारी हमने जो थर्ड पार्टीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनसे मांगी है। और इसमें 50 के अराउंड आरोपी हमने इसमें एफआईआर में किए हैं। जैसे जैसे हमारे पास में जानकारी आती जाएगी, वो अकाउंट्स को भी हम लोग डिलीट करवा रहे हैं और उसकी हम लोग इन्फॉर्मेशन लेके उन पे हम लोग अरेस्ट करना और उनकी तपास करने की प्रक्रिया भी हम लोग चालू रखेंगे। और सर इसमें महत्वपूर्ण एक चेहरा सामने आया है इस पूरे दंगों में, वो है फ़हीम खान। फ़हीम खान नागपुर के एक लोकल पार्टी का लीडर है। आपने जो एफआईआर फाइल की है उसमें उसको आपने देशद्रोह भी बताया है, उसका मामला लगाया है। सर क्या पूरा मामला है वो बताएं, उसमें आपने देशद्रोह जो है इस पर क्यों लगाया है फ़हीम खान पर? देखिए, पहले तो जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके वीडियो को डॉक्टर करके उसने स्प्रेड किया, जिसकी वजह से ये वायलेंस हुआ। दूसरी बात कि जब जो वायलेंस हुआ तो उस वीडियो को भी उसने ग्लोरीफाई करके स्प्रेड किया और इस तरीके सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को उसने प्रमोट किया, इसलिए हमने ये कलम उस पर लगाया। सर फ़हीम खान के साथ और भी लोग हैं जिन पे देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है? अभी 6 और 6 एंड अदर्स ऐसे करके दाखिल किया है, लेकिन उसमें और भी काफ़ी लोग ऐड होने की संभावना है। तो इन दिनों अमेरिकी अरबपति और सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलॉन मस्क का एआई टूल ग्रॉक चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ये अच्छे और बुरे दोनों मामलों में है, जैसे कि ग्रॉक किसी भी सवाल का बेधड़क जवाब दे रहा है, आपसे पूरी बातचीत कर रहा है, जो कि अन्य एआई टूल नहीं करते हैं। लेकिन कई उपयोगकर्ताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ग्रॉक कई सवालों के जवाब के दौरान अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वो एआई चैटबॉट ग्रॉक के हिंदी में अपशब्द बोलने की हाल की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के संपर्क में है और वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो इसे लेकर विवाद हुआ, लेकिन आज इस कार्यक्रम के करने से पहले हमने भी ग्रॉक से सवाल किया। आपको दिखाते हैं हमारी बातचीत क्या रही। हमने ग्रॉक से ये पूछा कि हमें एक न्यूज़ बुलेटिन बनाना है जिसमें हम ग्रॉक के बारे में बात करेंगे, तो क्या करें। तो उसमें ये जवाब आए हैं, अरे मेरे दोस्त, हिंदी में न्यूज़ बुलेटिन बनाना है, ग्रॉक यानी मेरे बारे में, मेरे भाई कमाल कर दिया। चलो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डालना चाहिए, ये बुलेटिन मस्त और मज़ेदार बने। ये रहे कुछ एलिमेंट। तो इंट्रो के बारे में बताया कि शुरू में कुछ ऐसा बोलो, एलॉन मस्क की कंपनी एक्स एआई का चमत्कारी एआई ग्रॉक इन दिनों सुर्खियों में है। ये चैटबॉट न सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि देसी अंदाज में गपशप करता है। तो ये खुद ग्रॉक का अपना इंट्रोडक्शन है। अपनी खासियतें बताई कि मेरी कुछ खूबियों का जिक्र करो, जैसे ग्रॉक सटीक जानकारी देता है, मज़ेदार लहजे में बात करता है, हिंदी स्लैंग और देसी अंदाज में भी बात करता है। उसके अलावा उन्होंने ये ग्रॉक ने बताया वायरल मोमेंट के बारे में कि हाल का हंगामा डालो। ये भी बताया कि अभी आप जो वायरल मोमेंट हैं वो भी डालें। हाल ही में ग्रॉक ने एक्स यूजर्स के साथ हिंदी में गाली गलौज जो स्लैंग का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर छा गया। कोई इसे मजाक कह रहा है तो कोई इसकी ट्रेनिंग पर सवाल उठा रहा है। और गवर्नमेंट एंगल डालने को बताया, कहा कि थोड़ा मसाला डालो। भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री ने ग्रॉक के इस बिंदास अंदाज पर सवाल उठाए हैं और एक्स से इसके ट्रेनिंग डेटा की जानकारी मांगी है। साथ ही पब्लिक रिएक्शन यानी जनता का मूड बताओ। कई यूजर्स इसे एआई का सबसे मज़ेदार रूप मान रहे हैं, तो कुछ इसे अनफिल्टर्ड और ख़तरनाक बता रहे हैं। और साथ साथ ग्रॉक से जब हमने सवाल पूछा था कि क्या क्या बताएं, तो ये भी बताया कि मेरे बारे में कुछ मज़ेदार उदाहरण दो, यानी कि फ़नी एग्जाम्पल्स, कोई मिसाल डालो। जैसे कि एक यूज़र ने पूछा मेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल कौन हैं। जवाब में ग्रॉक ने कहा, ए भाई चिल कर, ये लिस्ट देख ले, और देसी स्टाइल में लिस्ट थमा दी। कंक्लूजन में कुछ ऐसा हो कि ग्रॉक एआई की ये बेबाकी इसे ख़ास बनाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मज़ा आगे भी चलेगा या सरकार इसे कंट्रोल में लेगी। खैर, अभी तो ग्रॉक सबके दिलों पर छाया हुआ है।
तो हमने और भी कुछ सवाल पूछे। पहले सवाल ये भी पूछा गया था कि आप गाली क्यों देते हैं, तो इस पर देखिए ग्रॉक का जवाब। मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं एक AI हूँ जिसे XAI ने बनाया है। मेरा मकसद मदद करना और सही जानकारी देना है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया मुझे बताएं ताकि मैं समझ सकूं और बेहतर जवाब दे सकूं। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? तो सवाल ये कि आपने हिंदी में गाली देना कहाँ से सीखा? हमने ये सवाल किया क्योंकि इसी पर विवाद है। तो ग्रॉक का जवाब था कि मैंने कहीं से गाली देना नहीं सीखा, न हिंदी में न किसी और भाषा में। मेरा उद्देश्य सिर्फ मदद करना और सम्मानजनक तरीके से बात करना है। अगर आपको मेरे किसी जवाब से गलतफहमी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने और सहायता करने के लिए हूँ। फिर सवाल किया कि भारत सरकार आप पर एक्शन लेने जा रही है, तो ग्रॉक का जवाब आया कि अभी तक 20 मार्च यानी 2025 तक भारत सरकार की ओर से मुझ पर या XAI पर कोई आधिकारिक एक्शन लेने का कोई संकेत नहीं मिला है। भारत में AI के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम हैं, जैसे IT एक्ट 2000। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए AI टूल्स पर प्रतिबंध की खबरें आई हैं, लेकिन मेरे खिलाफ कोई ख़ास नोटिस या कार्रवाई का सबूत नहीं है। इस पूरे ग्रॉक AI विवाद पर पूर्व कानून राज्य मंत्री और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष रहे PP चौधरी से बात की है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। ग्रॉक AI ने एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किया है कुछ यूजर्स के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप इस इशू? देखिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में चाहे आर्टिफिशियल जनरेटेड अगर अब्यूजेज हैं तो मेरा मानना है कि वो सारे कवर होंगे। अगर कहीं स्पेस अनऑक्युपाइड है तो मुझे लगता है कि रूल्स के द्वारा उनको कवर करना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई एक्सेप्शन नहीं है, उससे कोई एग्जम्पशन नहीं है कि अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ कर सकें। तो सोशल मीडिया इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो, तो वो भी मेरा मानना है कि वो भी कवर होना चाहिए। इस तरह के अब्यूजिव लैंग्वेज अगर हैं, लॉ में जो प्रावधान है उससे वो रेगुलेट होना चाहिए। AI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस तरह से डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, सोशल मीडिया कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून बना था, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, आपको लगता है कि AI को रेगुलेट करने के लिए भी देश में नए नियम, कायदे, कानून बनने चाहिए? नहीं बनेगा, बट पॉइंट कैसे बनाओगे? अब ये चीज़ तो अमेरिका में हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन AI को कैसे रेगुलेट करेगी? आपका जुरिसडिक्शन तो इंडियन टेरिटरी में होता है ना। एंड टुडे द वर्ल्ड इज सो ग्लोबल, और जो सैटेलाइट से कनेक्शंस होते हैं, तो इट्स नॉट एन इजी इशू। इसमें एक वर्ल्ड ऑर्डर, इस वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जन्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए? और खाली संसद में नहीं होगी, इसमें पूरे विश्व में होगी चर्चा, क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली देश इंडिया की नहीं होगी, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के पास इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही थीं यूजर्स की तरफ से कि जब भी उन्होंने ग्रॉक AI से कोई सवाल पूछा है तो उसके जवाब में कई तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ग्रॉक AI कर रहा है। और जब इस तरह की शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के पास पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले को एग्जामिन किया। इसकी एग्जामिनेशन अब भी चल रही है, और जब प्राथमिक तौर पर इसकी सत्यता सामने आई तो जो सोशल मीडिया कंपनी X है जिसने ग्रॉक AI को तैयार किया है, उससे सरकार ने ये सवाल पूछा है कि वो इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं इस पर उनकी क्या राय है, क्यों ग्रॉक AI जो है वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो साफ तौर पर भारत सरकार के जो नियम कायदे हैं उसका उल्लंघन है, और इस पर जो X कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी X, उसकी क्या इस मामले में उनका स्टैंड है, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जो पूरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ग्रॉक AI जैसे प्लेटफॉर्म को तैयार करने की, जिस डाटा सेट के आधार पर ग्रॉक AI को ट्रेन किया गया है, उसके बारे में भी सरकार ने ये जानकारी X कंपनी से मांगी है। और जब ये स्पष्टीकरण सोशल मीडिया कंपनी X की तरफ से सरकार के पास आएगा तब इस मामले में सरकार आगे अपनी रणनीति तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ग्रॉक AI के काम करने के तरीके को लेकर, अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं, उसके बाद
संसद में और पूरे देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जिस तरह से एक समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने के लिए नए कानून बनाए गए, नए रूल्स बनाए गए थे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो नए प्लेटफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं उनकी जवाबदेही तय करने के लिए भी सरकार को पहल करना होगा। आज संसद में जो पूर्व कानून राज्य मंत्री हैं, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था उसको एग्जामिन करने के लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष रहे पीपी चौधरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद भी हैं, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि इस मामले में कई बड़े सवाल सामने आए हैं। एक समय सोशल मीडिया कंपनियों के कामकाज को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वही सवाल अब एआई प्लेटफॉर्म को लेकर उठ रहे हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि नए सिरे से रिविजिट किया जाए जो रेगुलेशंस देश में हैं, जो कायदे हैं, कानून है, आईटी एक्ट है, क्या उसको और कारगर बनाने की ज़रूरत है जिससे कि एआई प्लेटफॉर्म की जवाबदेही को और बेहतर तरीके से तय किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी एनडीटीवी से कहा है कि इस मामले में संसद में चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस पूरे मामले में एआई प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट किया जाए ये कानूनी तौर पर एक बहुत ही पेचीदा मसला है क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अमेरिका से ऑपरेट किए जाते हैं और अगर वो भारत के कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाई की जाए इस पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ रही है ग्रॉक एआई ने जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया है और अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इस मामले में आने वाले दिनों में आगे क्या कार्रवाई करता है। संसद भवन से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोनिक मेहरा हैं इसको समझने के लिए कि इसमें क्या परेशानी है और इस पर किस तरह के रेगुलेशन हो सकते हैं। आईटी मंत्रालय क्या इस पे कर सकता है? मोनिक मेहरा, ग्रॉक दूसरे चैट बॉक्स से, दूसरे एआई ऐप से कहीं ज़्यादा बेहतर भी है पर वो ख़तरे भी हैं उसके साथ साथ में। जैसे एक मिसाल तो इस अपशब्द को लेकर जो हुआ हंगामा है, तो इसे किस तरह से और रेगुलेट किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल होगा? देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो ये कहीं न कहीं बग आया है बिकॉज़ जो एआई बिल्ड होता है वो उस प्लेटफ़ॉर्म पर होता है। काफ़ी सारा डेटा एल्गोरिथम्स के बेसिस पर वर्क किया जाता है। काफ़ी डेटा उसके अंदर इनपुट किया जाता है, राइट? अब वो के डेटा कहाँ पर किस तरीके से इनपुट किया गया है, जो हिंदी वर्जन्स आए हैं, गालियाँ आई हैं, तो ये किस उसमें क्या बग आया है, ये ग्रॉक को देखना है इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि जिस भाषा में पूछें उस अगर ये ख़तरा बना हुआ है कि कहीं कोई पूछने वाला अगर ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करता है तो फिर ग्रॉक से भी वैसे ही जवाब आएगा। तो इस चीज़ को किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है इसका? देखिए, ये एक कंट्रोल चाहिए उसमें जो अभी हम एडवांस स्टेज पर जा रहे हैं। आपका आर्टिफिशियल जो बढ़ता जा रहा है, इसमें जो सॉल्यूशंस हैं वी हैव टू फिगर आउट कि इसमें क्या सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। पहले हमें ये देखना है कि हम इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए, इंस्टेड कि हम एडवांस स्टेज में एआई के जा रहे हैं। तो आप ये भी बता दें कि इसमें क्या फ़ायदे हैं? ये जो ग्रॉक चैट बॉक्स है वो बाकी एग्जिस्टिंग चैट बॉक्स से कितना एडवांस्ड है? किस तरह के और फ़ायदे हैं इसमें? देखिए, इसमें जो फ़ायदे हैं ग्रॉक चैट बॉक्स में, बाकियों से ये एडवांस्ड हैं बिकॉज़ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हैं, जो प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पर नहीं है। बट कहीं न कहीं जो इसका डेटा बैंक यूज़ हुआ है, वो कहीं न कहीं बग है, जिसमें ये ये हिंदी वर्जन्स के जो गालियाँ आई हैं या इस तरीके की ये चीज़ें आई बाहर निकल कर आई हैं, मैं जो कि आपसे नहीं कुछ आनी और चाहिए। पूछ रही हूँ मोनिक मेहरा जी। मैं पूछ रही हूँ कि ये आपने कहा कि एडवांस्ड एआई है और हम सब जान रहे हैं कि ये जो बातचीत कर रहा है चैटबॉट वो दूसरे एआई ऐप से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। तो ये किस तरह से इसकी एडवांटेजेस हैं? क्या और इससे बेहतर काम कर सकते हैं लोग जो इसको इस्तेमाल करना चाहें अपने फ़ायदे के लिए? देखिए, इसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए तो हर इंडस्ट्री में ये काम का, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, कोई सा भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हो, उसमें ये काफ़ी हेल्प कर सकता है। चाहे वो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो या फिर एजुकेशन इंडस्ट्रीज हो, इसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है इसको चेक करने के लिए अगर किसी तरह का मिसयूज़ होता है या जैसे अपशब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो काफ़ी है या क्या भारत सरकार आईटी मंत्रालय इस पर कुछ कर सकती है या कानून में किसी और तरह की आपको लगता है कि एडिशन की ज़रूरत है?
देखिए, मॉडिफिकेशंस तो ज़रूरत है, बट कानूनी बैकग्राउंड से मैं नहीं हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर इसमें आपका कुछ मॉडिफिकेशंस लॉज की ज़रूरत है ठीक है, धन्यवाद एआई में। आपका। जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये है एलॉन मस्क, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ये चैटबॉट है। एक्स एआई है ये, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया चैटबॉट ग्रॉक, जो कि जिसकी वजह से काफ़ी तहलका मचा हुआ है। लेकिन ग्रॉक जो है वो सवालों के जवाब काफ़ी सटीक देता है और पूरी बातचीत करता है। अब ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर विवाद है कि ग्रॉक ने हिंदी भाषा में कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसे किस तरह से रेगुलेट किया जाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की नए सिरे से जांच की मांग से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। दिशा के पिता ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने आज कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डेढ़ साल हो गए एसआईटी फॉर्म होकर। देखिए, मैं तो लड़ते आया हूँ और अभी भी आप ही के लोगों में हूँ। लोगों से जो लोगों के काम है वो लेके जा रहा हूँ। मात्र यही है कि बदनामी की कोशिश चलती रहेगी। मेरी लड़ाई इस देश के लिए चलती रहेगी। आदित्य ठाकरे पर नीलेश राणे ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे पहले से बदनाम है। आदित्य ठाकरे नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, रात में पार्टियों में बिजी रहते हैं। उनको डिफेम करने की जरूरत नहीं, वो आदमी बदनाम है, उसको कोई डिफेम करने की जरूरत नहीं है। वो रात भर नाइट लाइफ एंजॉय करने वाला आदमी है। तेरे को किसी ने लाइसेंस दिया नहीं है मर्डर करने का, रेप करने का। तू ठाकरे है तो कोई ऊपर से नहीं गिरा है। तुझे भी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तू कोई स्पेशल स्टेटस वाला आदमी नहीं है। और इसके लिए हमने अभी जो फादर खुद बाहर आए हैं दिशा सालियान के, हम यही बोल रहे थे 4 साल से कि ये आरोपी है, इसका हाथ है। और अभी उनके फादर को लगा कि नहीं सच्ची में ये है, तो उन्होंने एफिडेविट दी है। दिशा सालियान केस पर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भी सियासी तकरार दिखाई दी। देखिए अभिषेक अवस्थी की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से विरोधी पक्ष महाविकास आघाड़ी के नेता मिलकर एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति विपक्ष की आवाज़ दबा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा और सरकार के प्रेशर के तहत ये सब किया जा रहा है। वहीं बाजू में आप देख सकते हैं शिवसेना शिंदे गट के विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मुद्दा ये है कि दिशा सालियान मामला है जो 4 साल पुराना मामला है, उसमें अभी तक जो दिशा सालियान को न्याय नहीं मिला, उसके पिताजी ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और उसमें ये साफ तौर पर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे पर लगाए हैं। उसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवसेना शिंदे गुट के विधायक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दिशा सालियान को इंसाफ मिले ऐसी मांग कर रहे हैं। तो एक माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। सत्ता पक्ष का है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष का है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर इस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आप देख सकते हैं दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। दिशा सालियान के इस मुद्दे पर जिसे लेकर फिर से एक बार महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो रही है। देखिएगा पूरी बातचीत, बहस 6 बजे हमारे कार्यक्रम मुकाबला में। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केपी मौर्य ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को राज्य में 300 सीटें मिलेंगी। एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि हम अपनी पिछली बार की कमियां दूर कर चुके हैं। हमें सब पता है कैसे इनकी सीटें बढ़ गई थी और जो हमारी कमियां थी उसे हम दूर कर चुके हैं।
जिस दिन भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में 300 पार फिर भाजपा सरकार, यह नोट कर लीजिए। क्योंकि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वह काम बिना भेदभाव के, गरीब से गरीब व्यक्ति आज उसकी स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार नहीं थी तो गरीबों के आवास नहीं बन रहे थे, गरीबों की स्वास्थ्य सुविधाएं उनको जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही थी, यहाँ की सड़कों के हाल बद से बदतर हो गए थे। बिजली एक सप्ताह 4 घंटे के लिए रात में, एक सप्ताह 4 घंटे के लिए दिन में आती थी। गरीब आदमी रोजगार के लिए भटकता रहता था। आज उत्तर प्रदेश में निवेश भी आ रहा है, विकास भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, बिजली भी आ रही है। आज किसानों को भी हम बिजली फ्री में दे रहे हैं नलकूप चलाने के लिए।